एसेंट स्कूल ऑफ साइंस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं काबरा सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट टॉपिक जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो पढ़ने जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हमने दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। उसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है स्टूडेंट्स? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो उसके लिए जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके पहले लिए CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले CFT जो है, दिस थ्योरी कंसिडर द मेटल लिगेंड बॉन्ड इज प्योरली आयनिक। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो प्योरली कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। इससे पहले स्टूडेंट हमने जो पढ़ा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड। बट CFT आपको बताता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली आयनिक बॉन्ड है, यानी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल की बात करता है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटररिएक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड, कि यहाँ पर मेटल आयन और लिगेंड के बीच में कौन सा इंटररिएक्शन होता है? का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटररिएक्शन होता है, यानी दिस इज जस्ट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल हियर। नेक्स्ट, द लिगेंड इज एनाइन, मेटल एटम इज केटाइन। ये आपको बताता है कि जो मेटल एटम है वो हमेशा आपका क्या होगा? केटाइन होगा, और जो लिगेंड है वो क्या होने वाला है? एनाइन होगा। इफ द लिगेंड इज न्यूट्रल, अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, द नेगेटिव एंड्स ऑफ डाइपोल इज अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द मेटल एटम। तब जो नेगेटिव एंड्स है ऑफ डाइपोल इज अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द मेटल एटम, मेटल एटम को अट्रैक्ट करेंगे। इट ट्रीट लिगेंड इज पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो लिगेंड को कैसे ट्रीट करता है? पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज के जैसा ट्रीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है CFT का, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन सच ए वे दैट रिपल्शन शुड बी मिनिमम। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन सच ए वे दैट रिपल्शन शुड बी मिनिमम। रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए, इसी का हम डिस्कशन करेंगे अभी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अब जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम देखेंगे कि व्हेन लिगेंड अप्रोच टू मेटल आयन, जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल आयन को, और वो मेटल आयन कौन से होते हैं? आपके ट्रांजिशन मेटल, डी ऑर्बिटल्स के मेटल जो है, मेनली ट्रांजिशन मेटल्स आपके कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो उनके साथ जब अप्रोच होता है तब क्या होता है? लिगेंड ऑर्बिटल्स अप्रोच टू डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। मेटल की तो डी ऑर्बिटल है, उसको कौन अप्रोच करता है? जो लिगेंड की ऑर्बिटल है वो अप्रोच करती है। अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है तो वहां पर एनर्जी इंक्रीज होती है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर कि जब आपके लिगेंड के ऑर्बिटल आपके मेटल के डी ऑर्बिटल को अप्रोच कर रहा है तो वहां अट्रैक्शन फोर्स है कि रिपल्शन फोर्स है? अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो एनर्जी कम होगा, अगर रिपल्शन फोर्स है तो एनर्जी ज्यादा होगा। देयर आर 5d ऑर्बिटल इन मेटल आयंस। देखो मेटल आयन जो है वो उसके अंदर d ऑर्बिटल्स होता है, और ये d ऑर्बिटल की 5d जनरेटेड ऑर्बिटल्स है, जिसमें dxy, dyz, dxz, dx2y2 और dz2, 5 सबसेल्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ 5d ऑर्बिटल मेटल आयन। अब हम यहां पर बात करेंगे स्टूडेंट्स की जो आपका जो ट्रांजिशन मेटल है उसकी जो d ऑर्बिटल है उनके ओरिएंटेशन शेप कैसे होंगे? तो आपके पास 5 सबसेल्स जो है उनमें है आपके पास dxy, dyz, dxz, dx2y2 एंड dz2। अभी इनको हम इन एक्सिस पे x, y एंड z 3 एक्सिस है, इन एक्सिस पे आप इनको देखेंगे तो कौन बिटवीन द एक्सिस है और कौन अलोंग द एक्सिस है। तो यहां पर मैंने स्ट्रक्चर बना के रखी है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये dxy
डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तीनों जो है बिटवीन द एक्सिस है ना। ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है इनके बीच में आ रहे हैं, है ना, इनके बीच में है। जबकि आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर दोनों ही अलोंग द एक्सिस है। अलोंग द एक्सिस का मतलब एक्सिस के ऊपर, और बिटवीन द एक्सिस का मतलब इन एक्सिस के बीच में। अगर यहाँ बीच में होगा तो हम उसको बोलेंगे बिटवीन द एक्सिस, अगर उनके ऊपर होगा तो उसको बोलेंगे अलोंग द एक्सिस। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का, लॉब्स लाइंग अलोंग द एक्सिस, ये अलोंग द एक्सिस है। जबकि डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड ये कहां पर है, लॉब्स लाइंग बिटवीन द एक्सिस, ये बिटवीन द एक्सिस है। यहां पर आप देखेंगे जो आपका एम है वो आपका ट्रांजिशन मेटल है। अभी यहाँ 6 लाइगेंड है। अब 6 लाइगेंड में ये आपका एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है, ये लाइगेंड 1 2 3 4 5 6। अब आप देखेंगे कि ये एक्सिस पर है, यहाँ पर सारे के सारे लाइगेंड कहां पर है, एक्सिस पर है ना। एक्सिस पे होंगे तो उसको बोलेंगे अलोंग द एक्सिस। अगर वो इनके बीच में होंगे, इन एक्सिस के बीच में होंगे तो उनको बोलेंगे हम बिटवीन द एक्सिस। तो यहां पर ये क्लियरली आपको विजुअलाइज हो गया शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब हम बात करेंगे कि जैसे आपका मेटल आयन है, अब उस मेटल आयन का डी ऑर्बिटल और वो जो लाइगेंड है उसका ऑर्बिटल जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट करेंगे तब क्या कंडीशन होगा, व्हेन द लाइगेंड अप्रोच टू द मेटल आयन, जो मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल है उस पर अप्रोच करते हैं तो लाइगेंड डू नॉट इक्वली अफेक्ट ऑल द डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, नॉट इक्वली अफेक्ट, इक्वली अफेक्ट नहीं करते हैं। इक्वली इफेक्ट नहीं करने का रीजन क्या है, क्योंकि जो कुछ डी ऑर्बिटल्स में लॉब्स कहां होंगे, अलोंग द एक्सिस, और बाकी में कहां होंगे, बिटवीन द एक्सिस। तो यहां पर जहां पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की बात करेंगे, जहां पर लॉब्स लाइंग अलोंग द एक्सिस होंगे वहां रिपल्शन ज्यादा होगा, और जहां रिपल्शन ज्यादा होगा वहां एनर्जी ज्यादा होती है। जबकि जहां पर की हम बात कर रहे हैं कि लॉब्स लाइंग बिटवीन द एक्सिस तो वहां रिपल्शन कम होगा, जहां रिपल्शन कम है वहां एनर्जी भी कम होगी। तो जहां रिपल्शन ज्यादा हो रहा है वो कौन है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जहां कम एनर्जी है वो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड है। तो यहां पर हम ये काम से इजीली समझ सकते हैं कि कहां रिपल्शन ज्यादा होगा और कहां रिपल्शन कम होगा, कहां एनर्जी ज्यादा है और कहां एनर्जी कम है। नेक्स्ट डेल ओ, डेल ओ को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहां पर हम डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग देखेंगे, जहां पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ डेल ओ इज डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका लाइगेंड कौन सा है। जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है अमोनिया मोर स्प्लिट करेगा एंड हाई वैल्यू ऑफ डेल ओ, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा रहेगा। जबकि वीक फील्ड लिगेंड जो है वो H2O लेस स्प्लिटिंग होगी, लो वैल्यू ऑफ डेल ओ रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स, ये वही 5 सब सेल्स है, यहां पर इनका एनर्जी लेवल एक जैसा है। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इनका एवरेज एनर्जी बढ़ रहा है ना, एवरेज एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया, एवरेज एनर्जी बढ़ गया। ये डी एक्स वाई वही डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर, इस बैरी सेंटर से इनका स्प्लिटिंग हो जाता है। जो आपका डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल था उसका स्प्लिटिंग हो जाता है, इट इज स्प्लिट इनटू द 2 पार्ट, है ना। उनके एनर्जी लेवल के बेसिस पे हम बताते हैं, जिसका एनर्जी लेवल कम होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम T2G से, और जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हम EG से, है ना। और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है टोटल दोनों ही, है ना। उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेल ओ, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर कि क्या हो रहा है, यहां पर 2 ऑर्बिटल जो है वो 2 सबसेल कम हो गई तो ये -4 डेल ओ, है ना। और ये ऊपर 3 सबसेल ऊपर है की कमी हो गई तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो 3 की कमी हो गई तो 0.6 डेल ओ, है ना। यानी कि यहाँ पर आप जिसका जितना लेते हैं 0.6 इंटू 2 करते हो तो 1.2 आएगा,
और 0.4 इंटू 3 करोगे तो 1.2 आएगा। 1.2 माइनस का होगा और 1.2 ही प्लस का होगा, यानी ओवरऑल एनर्जी कितना रहेगा, 0। यानी कि ये बेरी सेंटर है जहां पर एवरेज एनर्जी क्या है आपका, 0। तो इसी से यहाँ पर स्प्लिटिंग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी। T2Z का एनर्जी कम है जबकि EZ का एनर्जी ज्यादा है। ऐसे हमने उसका स्प्लिटिंग कर दिया। यहां पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन बाय CFT। सबसे पहले हाई स्पिन एंड लो स्पिन स्टेट हम देखेंगे कि हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, वो देखेंगे। सेकंड थिंग हम बात करेंगे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। जो भी कॉम्प्लेक्स होगा वो डायमैग्नेटिक हो रहा है कि पैरामैग्नेटिक है। अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कलर्स की भी, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका कलर कैसे आता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एक चीज और शेयर की है, सीरीज विच शो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स। लाइगेंड की जो स्ट्रेंथ है उसको शो करने का एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। आप देखेंगे यहाँ पर I- जो है वीकेस्ट लाइगेंड है, Br- SCN- Cl- ऐसा करके आप जाएंगे तो ये EDT है, अमोनिया, एथिलीन डाइमीन, साइनाइड एंड कार्बोनाइल। दिस कार्बोनाइल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड। तो लाइगेंड का नेचर कैसा है, इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, उसके बेसिस पे उसका स्पिन भी डिसाइड होने वाला है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप इसको परफेक्टली प्रिपेयर कर लीजिए। यहां पर हम बात करने वाले हैं कि आपका जो लाइगेंड है वो कौन सा है। देखिए आप वो का वही हमने एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल यहां पर ले ली। अब दो कंडीशन है, पहले आपने वीक फील्ड लाइगेंड यानी कि H2 यूज किया है तब ऐसा कंडीशन है, एनर्जी का लेवल कम है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड यानी कि अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अभी अभी मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है। तो ये एनर्जी लेवल जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसको T2Z बोलते हैं, हायर एनर्जी को बोलते हैं EZ। EZ में होता है dz² और dx²y², और जबकि लोअर एनर्जी में dxy, dyz और dxz। जबकि यहाँ पर T2Z और EZ में ऐसा ही सेम स्टफ। अब नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहला इलेक्ट्रॉन इधर फिलअप किया, सेकंड इधर फिलअप किया, थर्ड इधर फिलअप किया। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां फिलअप होगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। उसके लिए दो कंडीशन है कि अगर डेल ओ का जो एनर्जी है वो पैरिंग एनर्जी से कम है, यानी पैरिंग का एनर्जी ज्यादा है। अगर पैरिंग का एनर्जी ज्यादा है तो हमेशा हमारा एक रूल रहता है कि जिसका एनर्जी ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिलअप करते हैं, अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल, है ना, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ऑलरेडी। तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर EZ यानी हायर स्टेट में जाएगा। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां पर, ये EZ के अंदर फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मैक्सिमम स्पिन रहेगा यहां पर। अगर इसके अपोजिट प्रोसेस है कि डेल ओ का एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू पैरिंग, यानी कि पैरिंग का एनर्जी कम है। अगर एनर्जी पैरिंग का कम है तो जैसे यहां पर भी हम देखेंगे कि यहां पर पहले फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ने में तो कोई परेशानी है ही नहीं, बट उस कंडीशन में फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां फिलअप किया जाएगा, विल एंटर इनटू T2Z गेटिंग लो स्पिन। तो यहां पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, ऐसा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा तो ये लो स्पिन हो जाएगा। और फोर्थ ऐसा आएगा तो बाद में फिफ्थ भी यहां आएगा एंड 6 भी यहीं आएगा। ऐसा करके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात हम कर रहे हैं कि यहां पर अगर कंडीशन ऐसा है, पैरिंग का एनर्जी लेस है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां फिलअप होगा, है ना। तो यहां पर आपको सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट के मेटल्स, जिसमें कि स्कैंडियम +2 में D में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम +2 D में 4 इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट +2 D में 7 इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम +2 D में 2 इलेक्ट्रॉन है, Mn+2 में D में 5 इलेक्ट्रॉन है, Ni+2 में D में 8 इलेक्ट्रॉन है, Zn में D में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, वेनेडियम में D में 3 इलेक्ट्रॉन है, Fe में D में 6 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर +2 में D में 9 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे आप फिलअप करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर, जैसे आपको अगर वीक फील्ड लिगेंड हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले इधर आए, फोर्थ इधर गया, फिफ्थ इधर गया, है ना, फिर 6 कहां जाएगा, पहले इधर पेयरिंग होगा, 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। जबकि यहाँ पर क्या हो गया, पहले 6 इधर आएगा, फिर यहाँ 7 इधर, फिर 8 इधर, फिर 9 एंड फिर
10, जस्ट लाइक दैट। डायरेक्ट पेयरिंग नहीं होता, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है फिर पेयरिंग होता है। दिस इज हियर हून्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, जहां पर डायरेक्टली पेयरिंग नहीं होता, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है। कुछ एग्जांपल से हम इसको समझ लेंगे। जैसे यहां पर हमने एक एग्जांपल ले लिया उसी में से Fe+2 का। अब Fe+2, Fe का नंबर होता है 26, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d6 4s2, और +2 है मतलब इलेक्ट्रॉन किसके जाएंगे, 4s के चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहेगा, d में 6। अब ये d में 6 कैसे फिलअप होंगे, इट्स टोटली डिपेंड विद द लिगेंड, कि लिगेंड आपका कौन सा है। एवरेज एनर्जी की d ऑर्बिटल्स SH बता दी हमने, है ना। अभी ये वीक फील्ड लिगेंड H2O है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड NH3 है। अब आपको उस आयरन के साथ जो लिगेंड है वो कौन सा है, वीक लिगेंड है तो H2O एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो NH3। जब आप देखेंगे कि पेयरिंग का एनर्जी जो है वो ज्यादा है ना, जब आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए आप वीक लिगेंड है तो भी 3 इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे भर दिए, बट कंडीशन क्या है कि अगर पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा है मतलब पेयरिंग नहीं होगा तो 4th इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, T2Z में। T2Z में नहीं जाके क्या जाएगा, EZ में जाएगा, है ना। 4th इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर 5th यहां जाएगा और उसके बाद 6 यहां जाएगा। बाद में पेयरिंग होगा, पहले पेयरिंग होगा नहीं। ऐसे ही अगर कंडीशन है कि डेल O, जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका अमाउंट पेयरिंग से ज्यादा है, यानी पेयरिंग का अमाउंट जो है वो कम है एनर्जी, तो 4th इलेक्ट्रॉन विल अप टू 6 कहां रहेगा, वो T2Z में नीचे ही रहेगा। जैसे मान लीजिए आप यहां पर पहले आपने क्या किया है, जैसे आपके पास लिगेंड है अमोनिया, तो पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब 4th इलेक्ट्रॉन के केस में क्या है कि उसका पेयरिंग का एनर्जी कम है, तो हमारा रूल क्या है, जिसमें एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन उसी में फिलअप होता है। तो हमारा 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप होगा, 5th यहाँ फिलअप होगा, 6 यहाँ फिलअप होगा, 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, फिर 9 और फिर 10। ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करने। आपको जस्ट कंपैरिजन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि स्प्लिटिंग का एनर्जी और पेयरिंग की एनर्जी में कौन बड़ा है, तभी आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर होगा। इलेक्ट्रॉन T2Z में जाएगा कि EZ में जाएगा, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तभी रहेगा जब वो EZ में जाएगा, अगर वो नीचे ही T2Z में है तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट एग्जांपल से हम कर लेंगे इसको, है ना। ऐसा ही हम बात करेंगे आज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए अभी तक हमने डिस्कस किया था, वही बात हम करेंगे अब टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में जस्ट अपोजिट सा कॉन्सेप्ट है एनर्जी लेवल का। तो यहाँ पर कुछ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब जिनका कोऑर्डिनेशन कितना है, 4 है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये सारे के सारे एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स हम कि NiCN4 -2 CuNH3 का होल 4 +2 ZnNH3 का होल 4 +2 एंड NiCO4 और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो यहाँ पर हम एक एक एग्जांपल लेके भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम CFT की बात करेंगे, तो वही पोजीशन ऑफ लिगेंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगेन वही एक्स वाई एंड जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। तो ये आपने एक्स वाई एंड जेड एक्सिस की बात कर ली, है ना। ये सेम स्टफ इज हियर, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस की बात की। ये वाला जो बोल है जिसको आप मान लीजिए कि आपका ट्रांजिशन मेटल है और ये जो है आपके लाइगेंड है, दीज 4 आर द लाइगेंड। तो अब आप देखेंगे कि इनका पोजीशन एग्जैक्टली है कहाँ, क्या ये आपके जो एक्सिस है उनके ऊपर है या बिटवीन द एक्सिस है, वही आपको देखना पड़ेगा। अगेन वही चीज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द लॉब्स लाइंग अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस में कहाँ रहेगा, dx² y² और dz² में अलोंग द एक्सिस होगा, और लॉब्स लाइंग बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस कहाँ होगा, dxy dxz और dyz। अगेन आप इजीली समझ सकते हैं
आपका M मेटल है और ये लाइगेंड, उनका अरेंजमेंट कैसा है, क्या वो एक्सिस पर है या एक्सिस के बीच में है। तो क्लियरली यहाँ पर समझ में आ जाएगा वो एक्सिस पे नहीं होके एक्सिस के बीच में होते हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल है, ये आपका कंप्लीटली डी ऑर्बिटल है ना। 5d सब सेल्स है इसका, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनका डी जनरेशन हो जाएगा यहाँ पर, है ना। व्हेन लाइगेंड अप्रोच टू मेटल आयन, जब लाइगेंड अप्रोच करेगा मेटल आयन को, है ना, जो मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल है उसको अप्रोच करेगा, तो लाइगेंड डू नॉट इक्वली अफेक्ट नहीं करता है ऑल डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, सभी को एक जैसा अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके एनर्जी लेवल में डिफरेंस रहने वाला है। इनका एनर्जी लेवल जो है कम होगा और इनका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, जस्ट अपोजिट टू ऑक्ट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पर लॉब्स लाइंग अलोंग द एक्सिस होते हैं और किसके, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के, जबकि डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड के बिटवीन द एक्सिस रहते हैं। अब यहां पर देखेंगे डेल T4 टेट्राहेड्रल, जैसे वहां ऑक्टाहेड्रल था वैसे ही यहाँ पर T4 टेट्राहेड्रल है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये टेट्राहेड्रल के लिए। वो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल T इज डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ लाइगेंड, लाइगेंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सेम स्टफ जैसा हमने ऑक्टाहेड्रल में देखा था बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर है वो उल्टा रहेगा। जैसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड अमोनिया है, मोर स्प्लिटिंग करेगा एंड हाई वैल्यू ऑफ डेल टी की बात करेगा। वीक लाइगेंड H2O लेस स्प्लिटिंग करेगा, लो वैल्यू ऑफ डेल टी की बात करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल टी, टेट्राहेड्रल का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल जो है वो कम होता है। कितना होता है, ये रिलेशनशिप भी कभी कभी पूछा जाता है, डेल टी इक्वल्स टू 4/9 डेल O फॉर ऑक्टाहेड्रल, T फॉर टेट्राहेड्रल होता है। अगेन वही कंडीशन, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल, यहाँ डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल, इन सभी का एनर्जी लेवल एक जैसा है ना। आफ्टर गेनिंग द एनर्जी उनका जो एवरेज एनर्जी लेवल है वो भी सेम होता है। अब यहाँ पर एक सेंटर है बेरी सेंटर, जहां से इनका स्प्लिटिंग हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर यह डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो किसमें रहेगा, इजी में, इजी लोअर एनर्जी स्टेट है, जबकि यहाँ पर डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड किसमें रहेगा, T2G में। T2G यहाँ हायर एनर्जी स्टेट है। तो जैसा हमने ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था उसका जस्ट हमने रिवर्स, यहाँ पर वहां पर जो था वो इजी हायर एनर्जी स्टेट था, यहाँ इजी लोअर एनर्जी स्टेट है। वहां T2G लोअर एनर्जी स्टेट था, यहाँ T2G हायर एनर्जी स्टेट है ना। तो यहाँ पर ये 0.4 डेल टी से बढ़ रहा है एंड 0.6 डेल टी से कम हो रहा है। यहाँ पर 3 है तो 0.4 इंटू 3 कर देंगे तो 1.2 पॉजिटिव हो जाएगा एंड 0.6 यहाँ 2 है तो 1.2 माइनस का हो जाएगा, यानी टोटल कितना रहेगा, एनर्जी 0 ही रहने वाला है यहाँ पर। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड का। अब हम यहाँ पर वही कंडीशन है कि आपका लाइगेंड कौन सा है, आपका लाइगेंड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर डिपेंड है। इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप होगा वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डेल टी में जो यहाँ पर है ना, थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ फिलअप होगा वो हमें देखना पड़ेगा। जब आप बात करते हैं वही कंडीशन कि आपका H2O वीक लाइगेंड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि जब पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा है, अगर पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा, यानी हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने इधर इजी में भर दिया, सेकंड भी इधर भर दिया। अगर पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा है तो वो कहाँ जाएगा, T2G में जाएगा। तो वो कहाँ जाना चाहिए, T2G में जाएगा। T2G में जाता है फॉर द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होगा उस कंडीशन में। अगर सेकंड कंडीशन है कि मान लीजिए आपका डेल टी की वैल्यू जो है वो बड़ी है कंपेयर टू पेयरिंग, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रहेगा, आपका इजी में ही रहने वाला है। थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, इजी में ही रहेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं आपको इधर बताऊं कि जैसे आपने पहला इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, अब आपके पास कंडीशन आ गई कि डेल टी जो है वो बड़ा है किससे, पेयरिंग से। तो जिसका एनर्जी कम होता है इलेक्ट्रॉन हमेशा वही फिलअप होता है, तो पेयरिंग का एनर्जी कम है तो डायरेक्टली यहाँ पेयरिंग हो जाएगा। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना।
वो ऊपर T2G में नहीं जाएगा। ऐसे ही आपके पास वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट Sc+2 है, क्रोमियम +2 है, कोबाल्ट +2 है, इनके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको फिलअप कर करके देखने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने यहाँ NiCN4-2, तो यहाँ पर सबसे पहले निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा डी में 8। अब डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, अभी हमें 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो उसमें हमें डिपेंड करेगा कि आपका लाइगेंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगेन वाटर ले लिया आपने, एक्वा या फिर अमोनिया। अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और H2O आपका वीक फील्ड लिगेंड है। अब उसमें कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करेंगे आप, जैसे कि सबसे पहले वही कंडीशन कि अगर पेयरिंग का एनर्जी अगर ज्यादा है डेल और डेल टी से, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन T2G। आपने पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपने क्या किया, जैसे ये पहला इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन फिलअप। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए आपको ये कंडीशन देखना पड़ेगा, क्योंकि पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं कर सकते, इसलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया T2G में चला। थर्ड इलेक्ट्रॉन इधर गया, अगेन फोर्थ भी इधर जाएगा, फिफ्थ भी इधर जाएगा, है ना, फिफ्थ हो गया। अभी आपको तो 8 भरना है ना, तो फिर आप जाएंगे 6 इधर, 7 इधर और फिर 8 वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। तो उस कंडीशन में आप ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। अगर कंडीशन ऐसी है कि डेल टी की वैल्यू जो है वो पेयरिंग की एनर्जी से उसकी अमाउंट ज्यादा है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू इजी। तो आप देखेंगे जैसे कि आपने पहले 2 इलेक्ट्रॉन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप किया, सेकंड इलेक्ट्रॉन फिलअप किया। अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिलअप होगा, क्योंकि पेयरिंग का एनर्जी कम है इसलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप होगा, फोर्थ भी यहाँ फिलअप होगा। अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है DXY में जाएगा, 6, 7 और फिर 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ऐसा कंडीशन रहने वाला है। इट्स टोटली डिपेंड टू दिस कंडीशंस कि डेल टी का वैल्यू पेयरिंग की एनर्जी के कंपैरिजन में कम है कि ज्यादा है ना, उसी के बिहाफ पे आप इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने उसी को समझने के लिए, वही कॉपर Cl4-2, तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया +2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया D9। अभी हमने D8 फिलअप किया था, अभी D9 फिलअप करना है। अगेन स्टूडेंट वही चीज समझना है हमें, दिस कंडीशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अस कि यहाँ पेयरिंग के लिए, जैसे पहली कंडीशन में पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा है मतलब डायरेक्ट पेयरिंग होगा नहीं, तो आपका इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा, पहला इलेक्ट्रॉन हियर 1, सेकंड, फिर डायरेक्ट थर्ड इधर चला जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया। अगर आप मानेंगे कि सेकंड कंडीशन है आपके पास जहां पर कि आपके पास पेयरिंग का एनर्जी कम है, तो पहले से ही पेयरिंग हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जैसे फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अब यहाँ पर पेयरिंग का एनर्जी कम है इसलिए डायरेक्टली पेयरिंग हो जाएगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन हियर, फोर्थ इज हियर, नेक्स्ट फिफ्थ इज हियर, 6, 7, 8 एंड दिस इज 9 तो उस कंडीशन में हम ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट चीज है हमारा इसमें कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब। यहां पर हम देखेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है, अगेन जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आएगा तो वो एनर्जी को इमिट करता है, तो उसकी वजह से, और वो जो इमिट करता है ना वो हमें विजिबल रेंज में होता है, इसीलिए उसका कलर हमें दिखाई देता है। बट हमें हमेशा जो कलर है वो कौन सा दिखाई देगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक ग्रीन लाइट अगर एब्जॉर्ब किया है तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, रेड, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने एक वैगन व्हील बनाया है, उसमें भी आप समझ सकते हैं कि ये जो रेड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, ग्रीन। जैसे ऑरेंज का कौन सा होगा, ब्लू, या येलो का कौन सा होगा, वॉयलेट। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देते हैं, तो ये वैगन व्हील भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर कि द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड एंड द कलर ऑब्जर्व्ड, द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी readily explained in term of crystal field theory।
जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ टाइटेनियम H2O का 6N+3 चार्ज है, उसका कौन सा कलर है, वायलेट कलर है। अब देखिए आप ग्राउंड स्टेट में कोई यहाँ पर एनर्जी ऑब्टेन किया है ना, ये T2G ग्राउंड स्टेट है, Eg उसका हायर स्टेट है। जैसे ही उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में, वो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, अभी एक्साइटेड स्टेट में Eg में चला गया है ना। तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जो एब्जॉर्ब करता है उसका अपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये विजिबल रीजन में होते हैं इसलिए हमें कलर दिखाई देता है। एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका लाइगेंड और ट्रांजिशन मेटल है उनका रेशियो क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलर के लिए। एक एग्जांपल से देख सकते हैं, यहाँ NiH2O का 6+2 चार्ज है, और साथ में हम उसमें ऐड कर रहे हैं एथिलीन डायमीन। जब ये एथिलीन डायमीन डाइडेंटेड लिगेंड है, जब ये इधर अंदर आएगा तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देगा, क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप निकल 1 है और एथिलीन डायमीन भी 1 है, 1:1 का रेशियो है, तो उसका ग्रीन पेल ब्लू कलर है। ऐसे ही जब आप देखेंगे कि अगेन हम एथिलीन डायमीन उसमें ऐड कर रहे हैं तो ये रिप्लेस करेगा वाटर को, तो यहाँ निकल जो है उसका रेशियो 1 है, जबकि एथिलीन डायमीन का 2 हो गया, तो 1:2 का रेशियो है। यहाँ 1:2 का रेशियो है, यहाँ 1:1 का रेशियो था। निकल और एथिलीन डायमीन का 1:1 का रेशियो था, तो ग्रीन पेल ब्लू कलर था। जब यहाँ 1:2 का रेशियो हो गया तो ब्लू पर्पल कलर आ गया। और नेक्स्ट में जब हम देखेंगे अगेन रिप्लेस कर रहे हैं वाटर को एज एथिलीन डायमीन की, तो यहाँ निकल और एथिलीन डायमीन का रेशियो क्या हो गया, 1:3 का रेशियो हो गया, तो यहाँ कलर चेंज हो गया, वॉयलेट कलर। आप देख सकते हैं पहले ग्रीन कलर था, बाद में ग्रीन प्ले ब्लू, फिर ब्लू पर्पल और लास्ट में वॉयलेट। तो ये अलग अलग कलर जो दिखाई दे रहे हैं ना, उसका रीजन ट्रांजिशन मेटल के साथ साथ लाइगेंड का नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है। इनके रेशियोज अलग अलग है तो कलर भी अलग अलग मिल रहे हैं। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, या शॉर्ट में इनको बोलते हैं सी मेटल बॉन्ड कंपाउंड, कार्बन मेटल बॉन्ड कंपाउंड। सबसे पहले हम उनका अगर डेफिनेशन देखें, कंपाउंड वन और मोर मेटल कार्बन बॉन्ड, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। द कंपाउंड ऑफ मेटलॉइड्स, जो आपका मेटलॉइड है, सेमी मेटल है, जर्मेनियम है, Sb है, एंड नॉन मेटल जैसे BSiPas, बोरॉन है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, which are less electronegative than carbon are also categorized in this title। उन सभी को हम कैटेगराइज करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर। एक एग्जांपल से हम बात कर सकते हैं, एक फ्रैंकलैंड रिएजेंट है डाइएल्किल जिंक RZnR। डाइएल्किल जिंक वो हमारा क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना। जैसे RMgX ग्रिनियार्ड रिएजेंट है, सभी जानते हैं हम, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX जो है वो भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि ये मेटल जो है आपके डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड है हियर। यहाँ पर सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम इथोक्साइड C2H5ONA, सोडियम मर्केप्टाइड CH3SNA। These are not organometallic compound because in this compound metal is not directly attached with the carbon atom। जिनके अंदर मेटल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगा वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग हियर। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर BOH का होल थ्राइस इज नॉट OMC, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका मेटल है वो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। जब वो कार्बन के साथ अटैच नहीं है तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। जबकि अगर आप यहाँ पर बात करोगे CH3BO, का होल थ्राइस इज OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो जब आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH3B, ये जो बोरॉन है उसके साथ यहाँ O है, यहाँ O है, बट ये जो है ये कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इसीलिए वो OMC है। मेटल साइनाइड, कार्बाइड एंड कार्बोनेट्स आर नॉट कंसिडर्ड इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बिकॉज दीज कंपाउंड्स metal carbon bond has ionic in nature।
वो आयनिक इन नेचर के लिए होता है, इसलिए उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कंसिडर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यहाँ ओएमसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है 3 मेन कैटेगरीज के अंदर। वो 3 मेन कैटेगरीज क्या है? सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी, पाई बॉन्डेड ओएमसी एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं जिसके अंदर केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं। द कंपाउंड आर फॉर्म्ड मोस्टली बाय नॉन ट्रांजिशन एंड मेटलॉइड एलिमेंट्स, जैसे RMGX है, फ्रैंकल रिंग रिएजेंट है ना, टेट्रा इथाइल लेड है, ये सारे के सारे एग्जांपल होंगे सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी में। ऐसे ही पाई बॉन्डेड ओएमसी में जिसकी बात कर देंगे हम फेरोसिन जो है, सैंडविच कंपाउंड की बात कर सकते हैं हम। ये सारे के सारे ये ट्रांजिशन मेटल है, इनमें सभी में ट्रांजिशन मेटल है, जैसे आयरन है, इधर प्लेटिनम है, इधर क्रोमियम है, ये सारे के सारे क्या होंगे? पाई बॉन्डेड ओएमसी होंगे। यहाँ ईटा क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम कंबाइंड विद द मेटल एटम। ऐसा ही नेक्स्ट सिग्मा पाई बॉन्डेड ओएमसी है, ट्रांजिशन मेटल ऑफ ग्रुप 6, 7, 8, 9, 10 इन देयर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट form such type of OMC. This carbonyl compound of the metal having both sigma and pi bond. इनमें जो कार्बोनाइल कंपाउंड वाले होते हैं इनमें सिग्मा और पाई दोनों होते हैं। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एक बार अच्छे से आप ये टेबल को देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।